शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से मैं मनीषा आदाते आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। चलो बच्चों, आज हम विषय हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं दूसरी इकाई चौथी कविता सिंधु का जल, जिसके कवि हैं अशोक चक्रधर, यह पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको कवि का परिचय करवाती हूँ। अशोक चक्रधर जी का जन्म 8 फरवरी सन 1951 में खुर्जा उत्तर प्रदेश के अहिरपाड़ा मोहल्ले में हुआ। अशोक चक्रधर जी हिंदी के विद्वान कवि एवं लेखक हैं। हास्य व्यंग क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध है। उनके पिताजी डॉक्टर राधेश्याम अध्यापक, कवि, बाल साहित्यकार और संपादक थे। उन्होंने बाल मेला पत्रिका का संपादन किया था। अशोक चक्रधर जी को बचपन से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने में बड़ी रुचि थी और इसमें उन्हें अपने पिता का साहित्यिक मार्गदर्शन मिला। सन 1962 में सोहनलाल द्विवेदी जी के अध्यक्षता में अपने पिता द्वारा आयोजित एक कवि सम्मेलन में अशोक जी ने अपने मंचीय जीवन की पहली कविता पढ़कर पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। अशोक चक्रधर जी को 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक चक्रधर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने कविता, हास्य व्यंग, निबंध, नाटक, बाल साहित्य, समीक्षा, अनुवाद, पटकथा आदि अनेक विधाओं में लेखन किया है। ये हो गया अपने कवि का परिचय। अब हम देखते हैं प्रमुख रचनाएं। बूढ़े बच्चे, सो तो है, भोले भाले, तमाशा, चुटपुटकुले, हंसो और मर जाओ, एजी सुनिए, खिड़कियाँ, बोल गप्पे, सोची समझी, जो करे सो जोकर। बहुत सारी रचनाएं हैं। ये तो मैंने थोड़ी बताई है आप लोगों को। बच्चों, अब हम पद्य संबंधी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस कविता का विधा है नई कविता। संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। सिंधु सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सिंधु नदी से जुड़ी हुई है। इस नदी ने बहुत उथल फुथल देखी है। यह रक्त रंजित भी हुई है। इसने धमाके भी सुने हैं, पर यह सभी लोगों के साथ समभाव रखती है और हिंदू मुस्लिम सबकी प्यास बुझाती आई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता आदि मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये जो मानवीय गुण है इन्हें अपनाने चाहिए। और कवि ने बहुत ही सुंदर उदाहरण सिंधु का जल इस कविता के माध्यम से हमें दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कविता का पहले वाचन करती हूँ। मैं कविता पढ़ती हूँ, फिर उसका भावार्थ आपको समझाती हूँ। सिंधु का जल।
सतत प्रवाहमान, जीवन की पहचान। मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है। मैं जल हूँ। सिंधु, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली। मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल, पर भावना में अचल हूँ। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उसका उनका मजहब, उनका धर्म। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। वो लहरें जो सहसा उछलती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन। मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती है, घुल मिल जाती है। लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके, और शहीद होते हैं रणबांकुरे बाके। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्यों, बताओ कैसे। मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। बच्चों, अब मैंने कविता का वाचन किया है, लेकिन इस कविता का भावार्थ समझाने के पहले मैं आपको अपनी कविता का जो शीर्षक है सिंधु का जल, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। सिंधु, सिंधु क्या है? तो सिंधु एक नदी का नाम है। संसार के प्रमुख नदियों में से एक है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के पास समुद्र तल से 5180 मीटर की ऊंचाई पर बहते सिंधी खंबात झरनों से हुआ है। वैदिक संस्कृति में सिंधु नदी तथा मानसरोवर का उल्लेख अत्यंत श्रद्धा के साथ किया जाता रहा है। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहने वाली इस नदी में कई अन्य नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें काबुल, रावी, चिनाब, झेलम और सतलज मुख्य नदियां हैं। सिंधु हिमालय के दुर्गम कतराओं से गुजरती हुई कश्मीर और गिलगिट से होती और पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, और मैदानी इलाकों में बहती हुई 1610 किलोमीटर का रास्ता तय करती हुई कराची के दक्षिण में अरब सागर से मिलती है। इसकी पूरी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु भारत से बहती हुई पाकिस्तान में 120 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती हुई सुलेमान के निकट
पाक सीमा में प्रवेश करती है। बच्चों, ये हो गई सिंधु नदी के बारे में थोड़ी जानकारी। अब हम कविता का भावार्थ देखते हैं। तो चलो पहले पद की ओर। पेज नंबर 53। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान। देखो बच्चों, हमें मालूम है नदी जो है वह निरंतर प्रवाहित, निरंतर गतिशील होती है, वह कभी रुकती नहीं है। इसलिए सतत शब्द का प्रयोग किया गया है। और प्रवाहमान, प्रवाहमान का मतलब है गतिशील, जो हमेशा गतिशील है। तो सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, जो हमेशा प्रवाहित या गतिशील होता है उसी का नाम तो जीवन है। हम देखते हैं जो लोग गतिशील, एक्टिव होते हैं उनकी हमेशा प्रशंसा होती है। नदी का ये गतिशील रहने का जो गुण है वह हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अब आगे। मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ। अभी देखो, कल कल, ये जो दो शब्द है उसमें योजक चिन्ह है, यह शब्द युग्म हो गया है। और दोनों कल का अर्थ भी मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले, मैं एक गीली हलचल हूँ। गीली हलचल इसलिए क्योंकि उसके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, उसके साथ कहानियां जुड़ी हुई हैं, उसके साथ सांस्कृतिक समझ जुड़ी हुई है और उसके साथ पूरे भारत के विकास की तस्वीर जुड़ी हुई है। तो वो जो गीली हलचल है उसी का परिणाम यह कविता है, सिंधु का जल। और देखो, पानी जब बहता है तो उस बहते पानी से कलकल की ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि का मतलब है आवाज। तो बच्चों, यहाँ पर ध्वनि के लिए जो शब्द आया है कल कल, तो एक कल में है इतिहास का बोध, तो दूसरे कल में है भविष्य का शोध। तो ये इसका अर्थ है। मैं जल हूं। सिंधु, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। ये पंक्ति समझ लेने की कोशिश करो। मतलब ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, इसमें सभ्यताओं का पहला उगम स्थान क्या है? तो मैं हूं। मेरे ही किनारों पर सभ्यता का जन्म हुआ है। और एक कब हुआ है? तो धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु, यानी सबसे पहले सभ्यता का जो निर्माण हुआ है वो मेरे ही तट पर हुआ है। देखो बच्चों, एक बात समझाना चाहती हूँ कि अनादि काल से, अनादि यानी प्राचीन काल से, मनुष्य और उनकी सभ्यता का विकास नदियों के किनारों पर ही हुआ है। मनुष्य का जलवा जल के कारण ही है। झोपड़ी हो या महल, सब नदी या समुद्र के किनारे ही बनते थे। जल ही जीवन, जल के कारण मनुष्य का विकास होता है। जल बिना खाद्यान्न नहीं पकते। हम भूखे पैसे रह जाएंगे पानी ना हो तो। पानी मनुष्यता के विकास का प्राथमिक तत्व है। अब सेकंड पद, दूसरे पद की ओर चलते हैं। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए, गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। देखो, मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली,
कहने का मतलब यह है कि मेरे ही किनारे पर संस्कृति का विकास हुआ। दुनिया भर में जो सभ्यताएं नदी किनारे विकसित हुई, उनमें एक महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी सभ्यता के नगर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो खुदाई के बाद अवतरित हुए। मोहनजोदड़ो नाम की एक फिल्म आई थी। किसकी थी वो फिल्म? कौन था हीरो, पता है आपको? ऋतिक रोशन। उसमें ये सब बताया गया है मोहनजोदड़ो के बारे में, और नहीं देखी होगी तो देख लो। और यहाँ पर दो शब्द आए हैं, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता जो है वह बाहरी दिखावा है, और संस्कृति जो है वह मानसिक भावना से जुड़ी हुई है। भौतिक उन्नति क्या है? भौतिक उन्नति हम किसे कहते हैं? जो प्रगति आदमी ने खुद की है, जो बाहरी दिखावा है। जैसे कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, घर में सब सुख सुविधाएं हैं। यह भौतिक क्षेत्र की प्रगति जो सभ्यता के अंदर आती है। भौतिक प्रगति से शरीर की भूख तो मिट सकती है, परंतु मन और आत्मा तो अतृप्त ही बने रहते हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और प्रगति करता है, उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति का और एक अर्थ है जिसे हम संस्कार कहते हैं। सभी लोगों के सामने हम सभ्य बनने की कोशिश करते हैं, मतलब सभी है तो वहां हम सभ्यता दिखाते हैं। कोई हमारे घर आता है तो हम उसे सर्वप्रथम पानी देते हैं, तो ये हुए हमारे संस्कार। चलो अब आगे देखते हैं। सिंधु नदी का जल कहता है, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। इंसानियत का मतलब है भाईचारा या मानवता। तो ये सारा विकास कहाँ हुआ है? मेरे ही किनारे पर। मेरे ही किनारे पर है। कौन कह रहा है? सिंधु का जल, सिंधु नदी। गति में चंचल, इसका मतलब है मैं कभी रुकती नहीं हूं, मैं सतत गतिशील हूं, प्रवाहमान हूं, निरंतर गतिशील हूं। और भावना में, मैं भावना में अचल हूं। देखो, चंचल शब्द और अचल शब्द दोनों विलोम शब्द आ गए हैं। विलोम यानी विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। अचल का मतलब है स्थिर और चंचल का मतलब है गतिशील। तो भावना में अचल हूं। भावना मेरी सबके लिए एक ही है। भावना मेरी कभी बदलती नहीं है। आगे का पद देखते हैं। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूं। मैं नहाने वालों से नहीं पूछता उसकी जात, उसका मजहब, उनका धर्म। मैं तो बस जानता हूं जीवन का मर्म। मर्म का मतलब यहाँ पर है सच्चाई या सार। मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूं। मेरे जल में जो लोग स्नान करने आते हैं, मैं उनसे कभी उनके जाति या धर्म के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि जीवन की सच्चाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कवि ने हमें इस पंक्तियों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार नदी सभी को सर्वधर्म समभाव से अपनाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य ने भी यह मानवीय गुण अपनाना
चाहिए। कौन सा मानवीय गुण? सर्वधर्म समानता। भले ही हमारे धर्म अलग क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है मानवता का, इंसानियत का। आगे के पद के ओर। वो लहरें जो सहसा उछलती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन। सिंधु नदी का जल कहता है कि मेरी जो लहरें हैं वो हमेशा जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए उत्सुक है। मेरे जल से प्यास बुझाने के लिए जो लोग आते हैं, मैं उनसे कभी नहीं पूछता कि वे मेरे दोस्त हैं या दुश्मन। सभी के साथ मैं समान भाव से ही पेश आता हूँ। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन। जिस तरह नदी सबके साथ समभाव से रहती है, उसी प्रकार इस पंक्ति में हिंदू मुस्लिम लोगों को एक दूसरे से नफरत न करके मानवता से, इंसानियत से प्रेम पूर्वक रहने को कहा गया है। हमें बस एक ही धर्म जानना है। कौन सा धर्म? इंसानियत का और मानवता का। आगे आगे की पद की ओर जाते हैं। मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं। देखो, दौड़ी दौड़ी, छोटी छोटी, ये भी क्या हो गए? हमारे शब्द युग्म हो गए। मुझ में सभ्यताएं समाती है, घुल मिल जाती है। और एक शब्द मिल गया शब्द युग्म का। मुझ में सभ्यताएं समाती है, घुल मिल जाती है। सिंधु नदी का जल कहता है कि मेरा जल सबके लिए है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने वाले सब जी भरकर इस जल का पान करें। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती हैं, घुल मिल जाती है। सिंधु नदी इतनी बड़ी है कि बाकी छोटी छोटी नदियाँ आकर इसमें मिल जाती है। छोटी छोटी नदियाँ कौन सी है? तो झेलम है, सतलज है, रावी है, चिनाब है। ये सांस्कृतिक नदियाँ हैं। ये आती है तो अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेकर आती है। सिंधु नदी कहती है, ये नदियाँ अपनी संस्कृतियाँ समेटे हुए मेरे अंदर समा रही है। इसलिए मेरे अंदर सांस्कृतिक प्रेरणा है और मैं उसमें समा गई हूँ। अब नेक्स्ट, अगला पद। लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूं, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रणबांकुरे बाके। रणबांकुरे, इसका मतलब यहाँ पर है वीर योद्धा, शूरवीर जिन्हें हम कहते हैं वह। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के,
मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ। घाव का मतलब है पीड़ा, दुख। विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। देखो, लेकिन क्या बताऊं, अब तक इन्होंने सर्वधर्म समभाव और इंसानियत की बातें की हैं, लेकिन अब इन्हें दर्द महसूस हो रहा है। किन्हें? सिंधु नदी को, मतलब सिंधु नदी के जल को। क्या कहूँ और कैसे कहूँ? कभी कभी बहता हुआ आता है लहू। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभी मेरे जल में खून बहकर आता है। आज का इंसान क्या कर रहा है? तो एक दूसरे से दुश्मनी कर लड़ रहा है। ये बात अच्छी नहीं है, जिससे मुझे दुख होता है। जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, कहने का मतलब यह है कि युद्ध स्थिति होती है। युद्ध करने वाले घोड़ों पर सवार होते हैं, तो घोड़ों के टापों की आवाजें आती हैं और कुछ ही क्षण में एक दूसरों की तलवारें खनकती है। मतलब युद्ध जारी होता है, चालू होता है, और उसके बाद गरजती है, तोपें होते हैं धमाके। घोड़ों की टापों से वातावरण गूंज उठता है, तोपें गरजती हैं, धमाके होते हैं, और अनेक वीर योद्धा जो है वह लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। मेरे लिए तो वे रणबांकुरे, रणबांकुरे का मतलब बहादुर वीर, वे मेरे लिए कौन है? बहादुर वीर थे जो शहीद हो गए। सिंधु का जल कहता है कि मैं नहीं पूछता कि वे कहाँ के थे, कहाँ से आए थे। मैं तो सबके घाव भरता हूँ, सबकी पीड़ा, घाव का मतलब है पीड़ा, सबकी पीड़ा और दुख कम करता हूँ। लड़ाई होती है तो उसमें बहुत से सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं, और उन विधवा पत्नियों की आंखों में आंसू बनकर मैं ही रोता हूँ। नेक्स्ट, ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्य, बताओ कैसे? मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। प्यारे मनुष्यों, मैं कैसे कैसे भी बहू, ऐसे बहू या वैसे, मैं सिंधु नदी हूँ। मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ। बिंदु का मतलब है बूंद। एक एक बूंद से मैं बनी हूँ, और जो बूंद मुझ में समा गई, उसी कारण वह बूंद भी सिंधु हो गई। इसी दो पंक्तियों के लिए मैं आपको और अलग दो पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, जो इससे मिलती जुलती है। लहर ने समुंदर से अपनी उम्र पूछी, लहर ने समुंदर से अपनी उम्र पूछी, तो समुंदर मुस्कुरा दिया। पर जब बूंद ने लहर से उसकी उम्र पूछी, तो लहर बिगड़ गई, चिढ़ गई, उसके ऊपर चढ़ गई और मर गई। बाद में बूंद समंदर में समा गई और समंदर की उम्र बढ़ा गई। आशा करती हूँ ये दो पंक्तियां आप सभी को पसंद आई होगी। अब आगे, मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। बिंबु यानी प्रतिबिंब, इंदु का मतलब है चंद्रमा, और ऐसे ही मेरे लहराते जल में चंद्रमा अपना प्रतिबिंब दिखलाता है। इस प्रकार आज हमने एक कविता पढ़ ली है। अब कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से क्या प्रेरणा दी है वो देखते हैं। कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी? देखो, कवि हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें निरंतर गतिशील अर्थात कर्मरत रहना चाहिए।
हमें जाति, धर्म आदि को महत्व न देकर इंसानियत के मार्ग पर चलना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब हमें कौन सा संदेश मिलता है कविता से? तो सिंधु नदी ने इस घाट वालों को अलग पानी पिलाया, उस घाट वालों को अलग पानी पिलाया, इसमें नदी का कोई दोष नहीं है। कविता हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। उसी प्रकार जैसे छोटी बड़ी अनेक नदियां समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, हमें मनुष्य से अधिक मनुष्यता को महत्व देना चाहिए। जीवन में सदैव अपनी मंजिल पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। पूरी दुनिया में सीमाएं जो है वो मनुष्य ने खींची है, नदियों ने नहीं। नदियों ने तो नाव बनाने की प्रेरणा दी है, इस पार से उस पार जाने की प्रेरणा दी है। अंत में एक पंक्ति कहना चाहूंगी, हिंदू की सभ्यता पूरी है मगर सिंधु के बिना अधूरी है। आज मैं अपनी कविता यहाँ पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे बच्चों किसी और नदी के साथ किसी और घाट पर। धन्यवाद। अब शब्द संसार दिए हैं, इसमें कठिन शब्द के अर्थ है प्रवाहमान का मतलब है गतिशील, निरंतर, प्रवाहित। मजहब का मतलब है धर्म। मर्म, मर्म यानी सार। टापे, घोड़ों के पैरों के जमीन पर पड़ने का शब्द। रणबांकुरे, बहादुर। बिंब, छाया। इंदु, चंद्रमा। घाव धोना, ये मुहावरा आ गया, घाव साफ करना। अब मूल्यमापन की ओर जाते हैं। आकृति आपको दी गई है, प्राकृतिक जल स्रोत बताए हैं। मैं 2 ही कहूंगी आपको, 2 आपको लिखने हैं। प्राकृतिक जल स्रोत जो निसर्ग से हमें मिलते हैं, सृष्टि से हमें मिलते हैं, मैं 2 बताती हूँ। एक है झरना और दूसरी है नदी। 2 आपको लिखने हैं। दूसरा है पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता, मैं एक ही बताती हूँ, एक ही का उत्तर देती हूँ, उसकी जात। आगे के 2 आपको लिखने हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस घटक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।